हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस कंटेंट के वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। बात करें रामसर साइट्स की तो ये ऐसा टॉपिक है जिससे 2 से 3 सवाल हर पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। अभी फ़िलहाल में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स हुए हैं। यूपीएससी का पेपर हुआ, उसका रिजल्ट आ गया। यूपीपीएससी का पेपर हुआ है और ये हमारे जो भी अभी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जैसे कि यूपीएसआई है, यूपी टेट है, जीडी कांस्टेबल है, ये सारे ही पेपर्स में ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर तरह के पेपर में ज़रूर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक डिटेल्ड तरीके से कि रामसर साइट्स क्या होती हैं, इनका आगमन कहाँ से हुआ, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया में और कैसे उन्हें प्रिवेंट किया जाएगा। चलते हैं वीडियो में आगे। दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स, यूपी टेट, यूपीएसआई एंड अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स। चलते हैं रामसर वेटलैंड साइट्स पे। तो अगर वेटलैंड्स की बात करें यानी अगर वेटलैंड्स का हिंदी में अर्थ देखें तो वेटलैंड को हिंदी में कहते हैं आर्द्र भूमि, यानी ऐसा भूभाग, ऐसा एरिया जहाँ का एक बड़ा हिस्सा, यानी ऐसा आप कह सकते हैं एक ऐसा दलदलीय क्षेत्र जहाँ का एक बड़ा हिस्सा परमानेंट टाइम से यानी पूरे स्थायी रूप से प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त होता है या डूबा रहता है। यानी वैसे भी जब आप कोई भी चीज़, एक नॉर्मल चीज़ को भी पानी में बहुत देर तक डुबा कर रखेंगे तो उसका जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर चुका होता है। वो बहुत ही मशी सा आप कह सकते हैं, मार्शी उसका नेचर हो जाता है, दलदलीय हो जाता है। तो उसी तरीके से इस तरह का हिस्सा, ऐसा भूभाग जो प्रतिवर्ष किसी न किसी मौसम में पानी से स्थायी रूप से यानी परमानेंट रूप से डूबा रहता है, संतृप्त रहता है, उसे हम कहते हैं वेटलैंड। फॉर मोर वेटलैंड्स, तो बेसिकली रामसर साइट जो है वो अक्सर न्यूज़ में रहता है। फिलहाल अभी रिसेंट की बात करें तो ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो आई है, तो ये है कि 4 more wetlands from India get recognition from the Ramsar Secretariat at Ramsar sites. A total of 46 sites from India has got its recognition. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में है, जिसकी वजह से रामसर साइट्स जो है ये फिर से एक बार उफान पे आ गए हैं। इनके सवालों को फिर से एक बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। रामसर साइट्स में 4 more इंडियन रामसर साइट्स ऐड कर दी गई, यानी 4 और आर्द्र भूमियां भारत की रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट्स में ऐड कर दी गई हैं, जिसका अब पूरा आप कह सकते हैं कंजर्वेशन होगा। उसको उसके ही नेचुरल स्टेट में रहने के लिए सारी मतलब तरकीबें लगाई जाएंगी और प्रिवेंट किया जाएगा कि वो अपने नेचुरल स्टेट को किसी भी तरीके से ना खोए। टोटल जो है रामसर साइट्स का जो नंबर है भारत का वो हो गया है 46। आगे चलते हैं। तो कौन सी 4 इंपॉर्टेंट साइट्स जोड़ी गई हैं फिलहाल में, क्योंकि कई बार सवाल आता है कि रिसेंटली अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट हैज़ बीन एडेड फ्रॉम इंडिया। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको जिसमें से एक ऐसी साइट होगी जो रिसेंटली हाल ही में यानी कि जैसे जोड़ा गया होगा रामसर साइट्स में। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो बहुत बनते हैं पेपर में। आइए देखते हैं, हमें पता होना चाहिए कि पुरानी कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं और फिलहाल में कौन सी 4 हैं जो जोड़ी गई हैं। पहली है थोल, गुजरात। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर इरीगेशन इन 1912। हमने बहुत ही सरल भाषा में इसको अच्छे से मेंशन कर दिया है बेसिकली। तो 1912 में ये आप कह सकते हैं कृषि के जो काम होते हैं उन कामों के लिए इसका जो है निर्माण किया गया था। इन 1988 इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी by the state government to protect the bird life found in this open water wetland site। हालांकि ये कृषि संबंधित काम के लिए इस जमीन का जो है, इस पूरे भूभाग का निर्माण किया गया था, लेकिन फिर वहाँ पे वाटर क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से 1988 तक उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना पड़ा। और एक और भी वजह थी क्योंकि वहाँ की जो बर्ड स्टेट थी यानी बर्ड लाइफ जो वहाँ पर आती थी, ठहरती थी, दैट वाज वेरी यूनिक, वन ऑफ इट्स काइंड। और वहाँ पे उस वजह से उसको जो है उन्होंने बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है घोषित कर दिया। फिर धीरे धीरे वहाँ का जो ओपन वाटर क्वेश्चन था वो जो बढ़ता गया, तो अब फिलहाल में उसको रामसर साइट कन्वेंशन के तहत ऐड कर लिया गया है कि अब हम कोशिश करेंगे उसको प्रिजर्व करने की इन इट्स नेचुरल स्टेट और कोशिश करेंगे कि उसे ऐसे ही कंजर्व करें, कहीं से भी उसका नेचुरल स्टेट ना बिगड़े। बात करते हैं वधवाना गुजरात की। तो वधवाना गुजरात ऐसी दूसरी साइट है जो रिसेंटली जोड़ी गई है रामसर साइट्स में इंडिया की तरफ से। वधवाना वाज आल्सो क्रिएटेड एज एन इरिगेशन डैम इन 1910। इसको भी एक इरिगेशन डैम की तरह निर्माण किया गया था इसका, इन ढबोली तालुका ऑफ वडोदरा, सम 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वडोदरा सिटी। वडोदरा मेन सिटी जो है वहाँ से कुछ 40-50 किलोमीटर की दूरी पे अप्रॉक्सीमेटली ये जो है रामसर साइट जो है, ये जो वेटलैंड एरिया है देखा जाता है।
बात करते हैं अगले सवाल की, सुल्तानपुर। तो ये यूपी वाला सुल्तानपुर नहीं है, हरियाणा में भी सुल्तानपुर है। वहाँ पे जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है बेसिकली हरियाणा का, उसको हमने वेटलैंड में जोड़ लिया है। इट सपोर्ट्स मोर देन 220 स्पीशीज ऑफ रेसिडेंट, विंटर माइग्रेटरी एंड लोकल माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स एट क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल्स। अच्छा, एक सवाल, बहुत ही कॉमन सा सवाल है, बहुत सारे लोग ने मुझसे ये सवाल पूछा भी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सबके साथ ही डिस्कस करूँ। रामसर साइट्स की जब बात आती है, वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि यानी दलदलीय क्षेत्रों की जब बात आती है, तो सवाल ये पूछा जाता है कि हम इन्हें प्रिजर्व क्यों कर रहे हैं। अगर वो विलुप्त भी हो रहे हैं, अपना नेचुरल स्टेट खो भी दे रहे हैं, उनका वाटर कोशेंट इवेपोरेट भी हो जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है। ऐसा होता है कि जब किसी जगह का कोई एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, जैसे कि अगर आप ड्राई एरियाज में जाएंगे तो वहाँ का जो हैबिटेट है, एनिमल हैबिटेट हो या प्लांट हैबिटेट हो, वो बिल्कुल अलग है। कैक्टस के प्लांट्स और वहाँ पे डेट पाम्स के जो प्लांट आपको वहाँ दिखेंगे, द वेराइटी ऑफ दीज टू इम्पॉर्टेंट प्लांट्स जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जो आपको वहाँ मिलेंगे, वो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में या सदर्न प्लेन्स में नहीं मिलेगा। तो बेसिकली हर एक जगह का, हर एक आप कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन का एक अपना एनिमल हैबिटेट होता है, एक अपना नेचुरल हैबिटेट होता है। और क्योंकि भारत जो है और बाकी सारे ही देश पूरे विश्व भर के ये इस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट स्पीशीज उनकी विलुप्त होती जा रही हैं, इसको आप कहते हैं एक्सटिंक्ट होती जा रही है, इंडेंजर्ड स्पीशीज बनती जा रही हैं। तो उन सब चीज़ों से इन इंपॉर्टेंट हैबिटेट के जो जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उन्हें विलुप्त ना होना पड़े, इस वजह से इन वेटलैंड्स को मतलब आप कह सकते हैं संरक्षित किया जा रहा है। इनको विलुप्त होने से, इनको नेचुरल स्टेट खो देने से बचाया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये अपने ही स्टेट में रहेंगे तो वो जो एनिमल हैबिटेट है, जो प्लांट हैबिटेट इन्हीं के बलबूते पे जिंदा है, इन्हीं के एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस ये प्रोवाइड करते हैं उसकी वजह से जिंदा है, वो ठोस कह सकते हैं आप, ठोस तरीके से वो मजबूत रहेंगे और वो उनका जो आगमन है वो होता रहेगा, कभी भी वो विलुप्त नहीं होंगे, इंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं बनेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी ना किसी भी वेटलैंड साइट को कंजर्व करने के पीछे होता है। बात करते हैं चौथे और ऐसे फोर्थ रिसेंट में आखिरी रिसेंट साइट की, जो भी फिलहाल में रामसर साइट में जोड़ा गया है भारत से। तो भिंदवास जो है हरियाणा का, इट्स अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अगर बात करें कि ये ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड था, ये फिलहाल में ह्यूमन मेड था। कई बार होता है ये जो हम बात कर रहे हैं वो नेचुरली होते हैं, दैट इज मतलब आप कह सकते हैं कि वो नेचुरली उत्पन्न होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर अभी इस भिंदवास हरियाणा की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसकी बात करें तो दिस इज अ नेचुरल मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट इन हरियाणा। ओवर 250 बर्ड स्पीशीज यूज द सेंचुरी थ्रू आउट द ईयर एज अ रेस्टिंग एंड रोस्टिंग साइट। तो आप देख रहे हैं अभी मैंने अभी जो रीजन आपको बताया वो कितना ठोस है, कितना सही है। देखिए 250 तरह की माइग्रेटरी बर्ड्स, बहुत बड़ी बात होती है। 250 स्पीशीज जो है वो पूरी तरीके से अपने जीवोपार्जन के लिए वो डिपेंडेंट है इस भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर। तो अगर किसी न किसी कंडीशन में इसकी जो आप कह सकते हैं जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जिस तरह से मार्शी एरिया, जिस तरह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जिस तरह का सराउंडिंग उनको चाहिए होगा, अगर वो ना रहे तो क्या ये 250 माइग्रेटरी बर्ड्स इस जगह को छोड़कर कहीं और नहीं चली जाएंगी। और इस तरह से ये एक्सटिंक्ट होने की भी उनकी पूरी चांसेस हैं, इंडेंजर्ड होने की यानी पूरी तरह से विलुप्त होने की इनकी भी पूरी चांसेस हैं। तो इस वजह से वेटलैंड्स को कंजर्व करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करना पड़ता है और एक बहुत ही मजबूत, एक ठोस वजह होती है किसी भी कन्वेंशन को, किसी भी वेटलैंड को कंजर्व करने के पीछे। तो इस तरह से हमने बात की 4 recent sites that had been recently added in the Ramsar sites from India। अब आइए हम देखते हैं कि वेटलैंड्स होते क्या हैं, क्योंकि अभी हमने हिंदी में तो इसे एक्सप्लेन किया। फिलहाल अभी और एक डिटेल तरीके से हमें जानना है कि वेटलैंड्स क्या होते हैं और उन्हें हम क्यों कंजर्व करते हैं, और फिलहाल में कौन कौन से वेटलैंड्स एरिया हैं जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं रामसर साइट कन्वेंशन में। It's a place where the land is covered by salty or fresh water। लेकिन काफ़ी परमानेंट टाइम से ऐसा जगह, ऐसी भूभाग, ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो काफ़ी समय से पानी में डूबा हुआ है और आप कह सकते हैं जो संतृप्त हो पानी में, और उसका एक नेचर भी उसी तरीके से, बिहेवियर भी, उसकी जो मिट्टी भी होती है ना, दैट स्टार्ट्स बिहेविंग विद द सेम काइंड ऑफ सराउंडिंग्स, यानी वो मिट्टी और अगर आप सूखी मिट्टी की बात करें जो एक नॉर्मल लैंड पे पाई जाती है उसमें भी बहुत फर्क होता है। तो बेसिकली मार्शी, स्वैम्स, पॉन्ड्स, द एज ऑफ लेक्स, ओशंस, रिवर माउथ्स, डेल्टास, दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ वेटलैंड।
समझ रहे होंगे आप कि किस तरह से दलदल की बात हो रही है। अगर आप लेक्स की बात करें, तालाब की बात करें, आप किसी ओशन के एज की बात करें जहाँ से उसका आगमन होता है, जहाँ पे वो ख़त्म होता है, उसकी एज की बात करें, रिवर माउथ्स की बात करें जहाँ से उद्गम होता है यानी आगमन होता है किसी भी नदी का। अगर आप डेल्टास की बात करें जहाँ पे कोई भी नदी जब किसी समुद्र में जाके गिरती है तो वहाँ पे जो एक प्लेस क्रिएट होती है उसको हम डेल्टा कहते हैं बेसिकली। तो इस तरीके से ये सब जो जगह होती हैं, दीज ऑलवेज आर कवर्ड विद वाटर फॉर अ परमानेंट पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट इज दे आर कॉल्ड वेटलैंड्स, या आप हिंदी में अगर कहें तो दलदलीय क्षेत्र या आर्द्र भूमि। Wetlands are one of the most productive ecosystem in the world and essential for human survival। ये बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही एफिशिएंट जो है एक तरह का इकोसिस्टम है, दैट इज ऑल्सो कहीं ना कहीं एक तरह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस को भी हेल्प करता है। Wetlands are home to various species of mammals, birds, fishes, invertebrates. They support the cultivation of crops like rice and also provide ecological services benefiting the human rights like water filtration, storm protection, फ्लड कंट्रोल एक्सेट्रा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। किसने आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसने चावल की खेती होते हुए देखा है। चावल की जब खेती होती है, जिस भी जमीन के टुकड़े पे चावल की खेती की जाती है हमेशा हर साल, तो उसको आप देखेंगे कि चावल का जो पौधा जो है, जो उसका बीजारोपण जब किया जाता है, जब छोटा सा पौधा निकल आता है तब उसको अलग अलग किया जाता है बेसिकली। तो उसको आधे आधे वो यानी कि आधे पैर तक के पानी में चावल का जो वो बीज है, जो वो पौधा होता है, उसको लगाया जाता है, क्योंकि चावल का ये अपना एक नेचुरल स्टेट है जो उसे उगने के लिए चाहिए। चावल को यही कंडीशंस चाहिए, उसको बहुत सारा पानी चाहिए। फिलहाल ऐसी भी क्रॉप्स होती हैं जिन्हें इतने पानी की आवश्यकता नहीं होती और कम पानी में भी उनका जो कल्टीवेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। लेकिन चावल एक ऐसा क्रॉप है जिसे बहुत सारा पानी रिक्वायर्ड होता है। जब बहुत सारा पानी एक लैंड पे बहुत टाइम तक के लिए रहता है तो दैट लैंड इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज वेटलैंड। ये तो हमने जान लिया। तो चावल की जो जमीन, जो पैडी फील्ड उसको कहते हैं हम इंग्लिश में, उस पैडी कल्टिवेटेड फील्ड को हम वेटलैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि पानी का जो है स्थायी रूप से उस पर संतृप्त हुआ है, वहां पे वो इकट्ठा है। इस तरीके से जो वो वेटलैंड है, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे भी डिपेंडेंट है। क्रॉप एक बात हो गई राइस की, फिलहाल ऐसी बहुत सी क्रॉप्स हैं जिनको पानी का जो वाटर कोशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इस तरह से जो वेटलैंड्स होती है ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस यानी इंसान की जीवोपार्जन की जो प्रक्रिया है उसमें भी इसका बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो जिस तरह से अभी हमने बात करी कि बहुत सारी मैमल स्पीशीज़, बहुत सारी इन्वर्टिब्रेट्स, बहुत सारे फिशेस, बर्ड्स, बहुत सारे आप कह सकते हैं एम्फीबियंस जो होते हैं, जो पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं, तो इस तरीके के जो जानवर होते हैं इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम हैबिटेट बन जाते हैं यही वेटलैंड्स। बात करते हैं आगे। अब जानते हैं कि ये रामसर साइट्स, ये नाम, ये जो पूरा एक शब्द है, ये जो पूरा एक टर्म है, और वेटलैंड्स को हम रामसर साइट्स क्यों कहने लगे। वेटलैंड्स थे, आर्द्रभूमियां थी, तो हम उसको वैसे भी उसको दलदलीय क्षेत्र या आर्द्रभूमि कह सकते हैं। ये रामसर साइट वर्ड क्यों ऐड हुआ, तो हम मैंने जैसे शुरुआत में ही आपको बताया कि इस वीडियो में हम पूरा एक डिटेल्ड, आप कह सकते हैं एक डिटेल्ड तरीके से इस पूरे ही टॉपिक को जानेंगे। इसका जो उद्गम हुआ, कहाँ से हुआ, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं, और कितनी जो साइट्स हैं इंडिया की वो वेटलैंड्स या रामसर साइट्स में एडेड है, इन सब की बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले पेपर्स की, तो ये वीडियो आपके लिए सर्वगुण संपन्न वीडियो है। बिल्कुल सारे ही सवाल इसमें ऐसे जरूर हैं जो आपके पेपर्स में पूछे जाएंगे अगर रामसर साइट से क्वेश्चन आ रहा है। आगे चलते हैं। वाया वेटलैंड्स, तो हमने भी बताया कि रामसर साइट इसका नाम क्यों पड़ा, ये जानते हैं। इन 1971 an international treaty was signed at Ramsar, Iran for the conservation and sustainable use of wetland। तो एक कन्वेंशन हुआ था, बात करें कि 1971 में, कई बार मैं मेंशन करना चाहती हूँ इस बात को दोबारा से कि कई बार ये सवाल हो चुका है, ये सवाल पूछा जा चुका है कि व्हेन वाज रामसर साइट कन्वेंशन हेल्ड एंड वेयर। तो रामसर साइट कन्वेंशन जो था, बेसिकली रामसर कन्वेंशन जो था, वो हुआ था ईरान में 1971 यानी 1971 में। रामसर बेसिकली एक ऐसी जगह है, रामसर एक जगह का नाम है ईरान में जहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था, और इसी वजह से इस कन्वेंशन का नाम जो है वो रामसर रख दिया गया है।
रामसर का और कोई मैथोलॉजिकल यहाँ पे रेफरेंस नहीं है, बस रामसर का अर्थ यही है कि रामसर वो जगह है जहाँ पे ये कन्वेंशन ने आप कह सकते हैं इस कन्वेंशन का जो है स्थापन हुआ था, वहाँ पे पूरा कन्वेंशन जो है ये रोल प्ले किया गया था वहाँ पे ईरान में, और इस वजह से इस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन रख दिया गया है। तो ये एक तरह का कन्वेंशन था, इंटरनेशनल एक ट्रीटी थी जो कई सारे देशों ने मिलकर सॉल्व की थी। वो क्यों की थी वो ट्रीटी? इस वजह से की गई थी क्योंकि हर देश को अपने यहाँ की आर्द्र भूमियां, जो दलदलीय क्षेत्र थे, वेटलैंड्स थे, उनको कंजर्व करना था, उस इकोसिस्टम को बना के रखना था। क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरह से ये हीटिंग अप ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सारे फैक्टर्स ऐड होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है वेटलैंड्स का, ये विलुप्त होता जा रहा है इन्हीं कुछ कारणों की वजह से। आगे बात करते हैं। द मिशन ऑफ द कन्वेंशन वॉज द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स थ्रू लोकल एंड नेशनल एक्शंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक के साथ, एक बहुत ही पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि इनका मिशन है। ये मिशन था कि विश्व भर में जितने भी देश हैं, उनमें जितने भी वेटलैंड्स हैं जिनको कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की जरूरत है, तो कैसे भी लोकल एक्शन से, नेशनल एक्शन से, और अगर जरूरत लगी तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन से भी उस वेटलैंड की जो संरचना है, यानी उसको संरक्षित रखने के लिए इन चीज़ों की किसी की भी ज़रूरत हो तो वो उसे प्रोवाइड की जाए और किसी ना किसी तरीके से भी उस नेचुरल इकोसिस्टम को बना के रखा जाए। यानी कि अगर कोई वेटलैंड है जो विलुप्त होने के कगार पे है या जो अपना नेचुरल स्टेट लगभग खो चुका है, तो वो बिल्कुल भी वैसा ना हो, पूरी तरह से विलुप्त ना हो, उसको कंजर्व किया जाए। इसके लिए कोई भी लोकल एक्शन, कोई भी नेशनल एक्शन, और अगर जरूरत लगे तो इंटरनेशनली भी, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बाकी सारे देश जो है उस देश की मदद करेंगे उस वेटलैंड को कंजर्व करने में। ये एक ट्रीटी, एक इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी ईरान के रामसर में एज रामसर कन्वेंशन। मैं होप करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से मैं एक एक पॉइंट डिटेल तरीके से समझा पा रही होंगी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर कोई क्वेरी आपकी रह जाए। तो आगे चलते हैं। Ramsar Convention is an only intergovernmental treaty which gives a solid framework to the nations for the conservation and use of wetlands and their resources. इसमें ये भी एक चीज़ मेंशन की गई है कि बहुत ही आपको बहुत ही कह सकते हैं कल्चर्ड, एक सिविलाइज्ड यूज़ करना है वेटलैंड्स का। कोई भी मिसयूज़ नहीं करना है, उसे किसी और गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। उनका जो है आपको कैसे भी जो है नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना है, और इसी तरीके से यूज़ करना है जिसके लिए वो मैनकाइंड के लिए बेसिकली बेनिफिशियल हो। तो बात करते हैं कि रामसर कन्वेंशन एक फिलहाल अभी तक के लिए सिर्फ एक ऐसा इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है जो एक आप कह सकते हैं एक सॉलिड फ्रेमवर्क देता है, एक पूरा एक सपोर्ट देता है डेडिकेटेडली किसी चीज़ के लिए, किसके लिए? वेटलैंड्स के लिए और उनके कंजर्वेशन के लिए। It is also known as the Convention of Wetland. It was adopted in the Iranian city of Ramsar on 2nd February 1971 and came into force on 21st December 1975. तो हर एक डिटेल आप देख रहे होंगे कि कैसे हर एक डिटेल को हम मेंशन करते चल रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने बात करी कि इसको हम कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स भी कहते हैं, जैसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। रामसर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ईरान की वो सिटी है जहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था, और ये कन्वेंशन हुआ था 2 फेब को, यानी 2 फरवरी 1971 को ये हुआ था, और ये पूरी तरह से लागू, यानी पूरे अपने फ्लो में तब आया था, कब आया था? 21 दिसंबर 1975 में, यानी 3-4 साल लग गए थे इसको पूरी तरीके से लागू होते होते। लेकिन अगर बात करें कि वेटलैंड्स डे वो किस दिन मनाया जाता है, भारत में नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड्स डे जो है वो 2 फरवरी को ही मनाया जाता है प्रतिवर्ष। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस वेटलैंड्स डे ऑन 2 February। बात करते हैं फैक्ट्स अबाउट रामसर साइट। सो 2 February इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे एवरी ईयर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। करेंटली 169 कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन। ये सवाल बहुत ही माइन्यूट सा है, बहुत ही डिटेल तरीके का सवाल है, और बहुत सरल तरीके से आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि हाउ मेनी कंट्रीज एट प्रेजेंट आर अ पार्ट ऑफ द रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड कन्वेंशन। तो आपको जवाब देना होगा कि 169 जो कंट्रीज हैं वो अभी तक फिलहाल इसका पार्ट है। देयर आर मोर देन 2289 wetland sites covering an area around 22,53,995 hectares designated under this convention। तो इतना बड़ा आप फिगर देख रहे हैं, इतना एरिया जो है ऑलरेडी पूरे विश्व भर में अगर सारी वेटलैंड्स को जोड़ दिया जाए तो इतना बड़ा एक एरिया बाहर सामने आ रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि वेटलैंड्स जो है कितना इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है
हमारे पूरे विश्व भर का, और कितना एक ये रोल प्ले करते हैं हर तरीके से। अगर आप ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की बात करें, अगर आप एनिमल हैबिटेट की बात करें, प्लांट हैबिटेट की बात करें, तो कितना बड़ा एक रोल है इनका एक डेली कह सकते हैं सभी हर तरह के जो जीव है, जो मनुष्य है, उनके जीविकोपार्जन में। तो आगे चलते हैं। द यूनाइटेड किंगडम हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ साइट्स। फिलहाल में अभी तक जो यूनाइटेड किंगडम है वो जो है उसका सबसे ज़्यादा साइट्स है रामसर की, 170 साइट्स है। भारत में हमने आपको बता ही दिया कि भारत की जो साइट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट दैट इज 46। वर्ल्ड्स फर्स्ट साइट वाज द कोबोर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया, डेजिग्नेटेड इन 1974। तो पूरी तरह से लागू तो हुआ था 1975 में, लेकिन सबसे पहली रामसर साइट विच वाज एडेड अंडर दिस कन्वेंशन टू बी कंजर्व्ड एज अ वेटलैंड एंड अ वेटलैंड एरिया। तो बेसिकली कोबोर्ग पेनिनसुला है जो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। दिस एरिया वाज द फर्स्ट साइट टू बी एडेड अंडर दिस कन्वेंशन एंड दिस वाज एडेड इन 1974। बात करते हैं नीगिरी तुम्बा मेंदोब इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो एंड क्वीन मॉडर्न कनाडा आर द लार्जेस्ट रामसर साइट। हमने बात करी कि रामसर साइट में पहली कौन सी साइट है जो ऐड हुई, तो वो ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग पेनिनसुला था। अब हम बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा जो एरिया था, जो हमने नंबर अभी पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि अगर दुनिया के सारे वेटलैंड्स को जोड़ दिया जाए तो कितना बड़ा एक फिगर सामने आता है, कितना बड़ा एक आर्द्र भूमि का क्षेत्र सामने आता है जो पूरे अर्थ का कितना पोर्शन कवर करता है। उसी तरह से अगर अभी हम देखें तो सबसे बड़ी रामसर साइट्स कौन सी हैं, जो अब तक की वेटलैंड सबसे बड़ी साइट्स हैं, वो है तुम्बा मेंदोब ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कॉन्गो ये देश है जो वहाँ पे ये साइट है। और कनाडा में बात करें, क्वीन मॉड जो है वो अब तक की बिगेस्ट रामसर कन्वेंशन साइट्स है। आगे चलते हैं। द सेक्रेटेरिएट ऑफ रामसर कन्वेंशन इज लोकेटेड इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। सेक्रेटेरिएट जो है यानी आप कह सकते हैं इसका एक ऑफिशियल जो आप कैसे ऑफिस है बेसिकली रामसर कन्वेंशन का, दैट इज लोकेटेड इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। मिशन ऑफ द कन्वेंशन बात करते हैं। The mission of the convention is the wise use of all wetlands through local and international actions and international cooperation as the contribution towards achieving sustainable development throughout the whole worldwide world. Contracting parties vow for international to protect wetlands in the following three ways known as three pillars for cooperation। तो बेसिकली अभी हम बात करेंगे कि किन तीन पिलर्स पे, किन तीन आप कह सकते हैं स्तंभ पे मेन तरीके से वेटलैंड का कंजर्वेशन जो है वो डिपेंड करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। पहला होता है मेक जुडिशियल यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स, यानी ऐसा कोई भी मिसयूज हमें नहीं करना है जिससे उनके नेचुरल स्टेट पे वेटलैंड्स की आर्द्र भूमियों के जो अपना स्थायी एक वातावरण है उसको किसी भी तरह से प्रभाव पड़े, वो कहीं से भी इफेक्ट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। Designate suitable wetlands for the list of wetlands of international importance, Ramsar list, and ensure effective management of the wetlands। यानी ऐसी कोई भी वेटलैंड जिसे प्रॉपर एक ध्यान की, एक प्रॉपर मैनेजमेंट की, एक प्रॉपर कंजर्वेशन की, संरक्षित होने की ज़रूरत है, उसे रामसर लिस्ट में ऐड कराया जाए और फिर उसके बाद उसके इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए उसकी पूरी जो है श्योरिटी ली जाए, गारंटी ली जाए अंडर दैट रामसर कन्वेंशन, और उसको उसके नेचुरल स्टेट में वैसे ही बरकरार रखा जाए। थर्ड, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स, शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम एटसेट्रा। तो इस तरह से हम जाने कि कैसे लोकल सिस्टम, नेशनल सिस्टम और फिर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी वर्क करता है किसी भी वेटलैंड साइट को अंडर रामसर कन्वेंशन टू बी इन देयर नेचुरल स्टेट एंड देयर नेचुरल हैबिटेट एंड मेंटेन द सेम इकोसिस्टम फॉर एवर लाइफ लॉन्ग। तो अब हम देखते हैं डेजिग्नेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रामसर साइट कैसे किया जाता है। अब हम जानेंगे कि कैसे किसी भी कंट्री के किसी भी वेटलैंड के एरिया को हम कैसे रामसर कन्वेंशन साइट के तहत ऐड करते हैं और कैसे फिर उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू उसका नेचुरल हैबिटेट जो है वो वैसे ही बरकरार रखा जाता है। When a country agrees to join the convention, it has to designate at least one wetland site as a wetland for international importance। यानी कोई भी, जैसे अभी हमने बात करी कि 169 कंट्रीज एट प्रेजेंट जो है वो रामसर कन्वेंशन का पार्ट है। अगर हम बात करें कि किसी भी कंट्री को और अगर ऐड होना है अंडर दिस रामसर कन्वेंशन, तो उनके पास एक या एक से अधिक मिनिमम एक ऐसी साइट ज़रूर होनी चाहिए, ऐसा वेटलैंड साइट ज़रूर होनी चाहिए जिसे आप कह सकते हैं एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तहत देखा जाए, एक ऐसा वेटलैंड जिसका संरक्षित होना बहुत ज़रूरी है अगर आप नेशनली बात करें या आप अगर इंटरनेशनली भी बात करें तो भी। बात करते द इन्फॉर्मेशन ऑन acceding countries first Ramsar site is sent to UNESCO with other document। UNESCO acts as a conventions repository। तो बेसिकली किसी भी वेटलैंड एरिया को अगर रामसर साइट घोषित करना है तो इसका जो मेन जिम्मा जाता है वो जाता है यूनेस्को के पास,
क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कई तरीके से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। और अगर रामसर कन्वेंशन की बात करें तो फुल्ली जो है उसको सिलेक्ट करने का, यानी किसी भी वेटलैंड साइट को रामसर कन्वेंशन बनाने के लिए जो एक जजिंग पैटर्न होता है वो यूनेस्को का ही होता है। उसको वहाँ से जो है मंजूरी मिलती है कि वो कन्वेंशन का पार्ट जो है वो बन सकता है या फिर नहीं। मैनेजमेंट ऑफ द रामसर साइट लाइज प्राइमरली विद द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू मेंटेन देयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर and retain their essential functions and values for sustainable development। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं, अगर कोई भी वेटलैंड जो है रामसर साइट डिक्लेयर हो गई है तो उन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को कॉन्टैक्ट किया जाता है और फिर वो पार्टीज जो है वो पूरी कोशिश करती हैं टू कंजर्व दैट वेटलैंड एंड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर एंड द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड द नेचुरल स्टेट ऑफ दैट वेटलैंड। For transboundary sites management, the authorities on all sides of the border of a particular site should agree to collaborate and notify their intention to the Convention Secretariat at Gland, Switzerland। तो बात हो रही है कि ऐसे ट्रांसबाउंड्री साइट मैनेजमेंट, यानी जब मान लीजिए कि किसी वेटलैंड साइट को रामसर साइट जो है घोषित कर दिया गया है, थर्ड पार्टी जो हमारी हमने बात करी, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं, बेसिकली जो मैनेजमेंट करने के लिए अलॉट होती हैं उस वेटलैंड के लिए, वो जब भी उस रामसर साइट कन्वेंशन की, यानी उस रामसर साइट की जो है प्रिजर्वेशन के लिए काम शुरू करेंगे तो आसपास के लोकल पर्टिकुलर साइट के जितने भी बॉर्डर्स से जुड़े लोग हैं या जितने भी एरियाज हैं, दे शुड अग्री अलॉन्ग विद द पॉजिटिव इंटेंशन, यानी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ पार्ट ऑफ द डील। ये एक पार्ट होता है कन्वेंशन का कि जो लोकल पर्टिकुलर साइट के जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो दे शुड क्लियरली मेंशन देयर इंटेंशन टुवर्ड्स द कन्वेंशन वेयर एट द हेडक्वार्टर्स एट द सेक्रेटेरिएट एट ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। तो ये हमें बताना है कि कैसे हमने देखा कि कैसे अगर आपको एज अथॉरिटी या अगर आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन उस कुछ प्रॉब्लम हो रही है उस कंजर्वेशन के मैनेजमेंट से, तो आप उस चीज़ को जाकर मेंशन कर सकते हैं एट द सेक्रेटेरिएट ऑफ द रामसर साइट कन्वेंशन एट ग्लैंड्स। आगे चलते हैं। बॉडीज ऑफ द कन्वेंशन की बात करें तो गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज दैट इज नेशंस आर नोन एज द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। उन्हें हम कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी कहते हैं। दे अपॉइंट अ नेशनल फोकल पॉइंट टू कोऑर्डिनेट द नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रामसर प्रोजेक्ट एंड एक्ट एज द डेली फोकल पॉइंट। तो बेसिकली एक जगह डिसाइड होती है जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो है अपना पूरा प्लान डिस्कस करती हैं कि हाउ वुड दे प्रिजर्व एंड कंजर्व अ पर्टिकुलर वेटलैंड एरिया। Every 3 years parties meet at Conference of Parties COP। क्योंकि आपने COP ये वर्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि COP जो है आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, कई बार आपके पेपर में भी आया होगा। COP 13 जो है वो कहाँ पे हुआ, तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये हर 3 साल पे होता है टू एडमिनिस्टर कन्वेंशन। की जो कन्वेंशन है इसका क्या अभी तक की प्रोग्रेस रही, कितना ये कितने जगहों के वेटलैंड्स को कंजर्व, मतलब आप कह सकते हैं एक एनुअल रिपोर्ट जो है वो हर 3 साल पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ पे ली जाती है। बात करते हैं आगे। मोस्ट रिसेंट COP 12 वॉज हेल्ड एट पुंटा डेल एस्टे, यानी COP 12 अभी हाल ही में हुआ था पुंटा डेल एस्टे में, यूराग्वे, जहाँ पे यूराग्वे में ये जगह है 2015। अब जो है ये दोबारा होने वाला है एवरी 3rd ईयर। COP 13 जो है वो दुबई में होगा, UAE इन 2018 ये हो चुका। अगर अब बात करें तो 2018 के बाद 19, 20, 21 जो है अब हमारा जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो जो है अगले 3 साल, यानी अब इस बार तीसरा साल है और अब जो है 2021 COP 2021 हाल ही में होगा। देखते हैं कि कौन सी जगह उसके लिए डिसाइड होती है। फिलहाल लास्ट के जो 2 COP 12 और 13 थे वो यूराग्वे, पुंटा डेल एस्टे और दुबई UAE में रिस्पेक्टिवली हुए थे। आगे बात करते हैं। बिटवीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज द पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्टैंडिंग कमिटी विच मीट्स एनुअली। तो ये स्टैंडिंग कमिटी एक लोअर लेवल का आप कह सकते हैं कन्वेंशन साइट का एक कह सकते हैं कि एक इन्विजिलेंस टीम होती है जो एनुअली मीट करती है एंड इट क्रिएट्स अ ड्राफ्ट काइंड ऑफ जो प्रोग्रेस पे डिपेंड करता है रामसर साइट्स के, और उनको फिर 3rd ईयर पे वो मेंशन करते हैं, उनको सबके सामने जो है उसको लेकर आते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुई है एंड व्हाट आर दी बेसिकली टर्म्स जिन पे अभी भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रामसर कन्वेंशन साइट्स। साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिव्यू पैनल STRP एंड कम्युनिकेशन एजुकेशन पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस SEPA are 2 technical advisory bodies of the convention. They have 5 international organizational partners to provide the necessary support to parties: BirdLife International, International Union for Conservation of Nature,
इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड्स इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये 5 जो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सब इसके पार्टनर्स हैं जो अपने अपने नेसेसरी सपोर्ट्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। आगे चलते हैं, लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। तो हमने बात करी कि सारी बॉडीज़ कौन कौन सी हैं रामसर साइट्स की, कैसे कैसे वो वर्क करती है अपने अपने लेवल पे। अब हम देखते हैं कि भारत में बेसिकली कितनी साइट्स हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, 37 नहीं 46 जो है साइट्स जो है फिलहाल में भारत की एट प्रेजेंट 46 साइट्स हो चुकी हैं रामसर साइट्स जिनको डिक्लेयर कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की, क्योंकि सारी 46 साइट्स मेंशन करना तो पॉसिबल नहीं है और 46 साइट्स को याद रख पाना भी मुश्किल है, क्योंकि 46 इज अ बिग नंबर एंड ऑल्सो इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो 46 साइट्स की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आइए उस पर बात करते हैं। होकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर, सूरीनगर मानसर लेक जम्मू एंड कश्मीर, सोमरारी लेक जम्मू एंड कश्मीर, वूलर लेक जम्मू एंड कश्मीर, चंदरताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, पोंगडाम लेक हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, हरिका वेटलैंड पंजाब, कांजली वेटलैंड पंजाब, रोपर वेटलैंड पंजाब, कालादेव नेशनल पार्क राजस्थान, सांभर लेक राजस्थान, अपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश, भोज वेटलैंड ये भी रिसेंटली ऐड किया गया था मध्य प्रदेश, नाल सरोवर गुजरात, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, अष्टमुदी वेटलैंड केरला, शास्त्रमकोटा लेक केरला, वेम्बानंद वेटलैंड केरला, पॉइंट कैलिमेर तमिलनाडु, चिल्का लेक दिस इज द ओल्डेस्ट एंट्री इन द लिस्ट। और अगर आप बात करें पहली रामसर साइट ऑफ इंडिया दैट इज बीन एडेड इन द रामसर कन्वेंशन, तो चिल्का लेक ऐसी पहली भारत की रामसर साइट थी जो इस कन्वेंशन में जोड़ी गई थी, इसीलिए इसको पहली फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट एंट्री भी माना जाता है इन द लिस्ट। चिल्का लेक उड़ीसा में देखा जाता है, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा, मैंग्रोव्स ईस्ट कैलकाटा वेस्टलैंड वेस्ट बंगाल, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, दीपर बेल असम, रुद्र सागर लेक त्रिपुरा, लोकटक लेक मणिपुर। तो ये हमने बात करी कुछ 27-28 इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स की जो उनके लोकेशन के साथ कि वो कहाँ पर पाई जाती हैं और वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती हैं इन द रामसर कन्वेंशन साइट्स इफ बात करें इंडिया से। आगे चलते हैं न्यूली एडेड रामसर साइट्स की। तो फिलहाल में बहुत ही कुछ न्यू रामसर साइट्स जोड़ी गई हैं, वेटलैंड्स जोड़ी गए हैं इस लिस्ट में। नांदुर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रूपनगर डिस्ट्रिक्ट अंडर द सतलज रिवर, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी रवनहार उत्तर प्रदेश, सामन बर्ड सेंचुरी मणिपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, सांदी बर्ड सेंचुरी हरदोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, सरसाई नावर लेक इटावा यूपी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो रिसेंटली जोड़ी गई हैं जिनका अपना इंपॉर्टेंस है अगर इंडिया से बात करें वेटलैंड्स की रामसर साइट्स की। अब हम देखते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, इस पे भी क्वेश्चंस बन के आते हैं पेपर में, आइए जानते हैं ये क्या है। Montreux record is a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance where changes in ecological character have occurred, are occurring or likely to occur। तो Montreux record एक ऐसा रजिस्टर होता है वेटलैंड साइट्स का जिसमें हम बात करते हैं उनका अगर कन्वेंशन होने के बाद, यानी ऐसी किसी वेटलैंड एरिया जिसमें कन्वेंशन और प्रिजर्वेशन होने के बाद भी कुछ इकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहे हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंस है और कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, कंजर्व नहीं हो पा रहे हैं, पूरी तरीके से प्रिजर्व नहीं हो पा रहे हैं, तो उसे हम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो है वो लिस्ट है उसमें हम उसको मेंशन करते हैं। और ये बेसिकली इस पे फिर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसको एक ज़्यादा इंटरनेशनल कोऑपरेशन और नेशनल और लोकल सपोर्ट इसको मिलता है और फिर इस पे वर्क किया जाता है। इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ अ रामसर साइट में डिग्रेड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अगर किसी वेटलैंड एरिया को किसी रामसर साइट को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसको कंजर्व कर रही है, प्रिजर्व कर रही है, तो दैट इज़ गुड बिकॉज समबडी इज एक्चुअली एक्टिंग टू लेट अ थिंग बी इन इट्स नेचुरल स्टेट। लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें ऑलरेडी प्रिवेल करती हैं एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग्स में, जैसे कि पोल्यूशन अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता ही इकोलॉजिकल कैरेक्टर को उस वेटलैंड के। और अगर कंजर्वेशन होने के बाद भी यानी प्रिजर्वेशन होने के दौरान भी उस इकोलॉजिकल कैरेक्टर की वजह से चीज़ें जो हैं वो नियमित ढंग से नहीं वर्क कर रही होती हैं उस वेटलैंड एरिया में, तो फिर उसे हम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में मेंशन कर देते हैं विच नीड्स इम्पॉर्टेंट, यानी आप कह सकते हैं मोर काइंड ऑफ
इंपॉर्टेंस और ध्यान की ज़रूरत पड़ जाती है फिर ऐसे सारे वेटलैंड्स को। बात करें कि रीजंस क्या है, तो इट में डिग्रेड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन, अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस। आउट ऑफ दीज 27 साइट्स, करंटली 2 साइट्स इन इंडिया आर इंक्लूडेड इन द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। तो यानी कि ऐसे इकोलॉजिकल कैरेक्टर जहाँ के अभी बैलेंस नहीं हो पाए हैं, प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन इज अंडर स्टिल प्रोग्रेस, तो बात करें इट्स अंडर प्रोसेस, तो ऐसे 2 साइट्स अभी भी हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आउट ऑफ 27 जो भारत के हैं। पहला है कलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, जिसे 1990 में जोड़ा गया था। दिस वाज फर्स्ट साइट टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट अलोंग विद द चिल्का लेक ऑफ उड़ीसा। यही 2 पहली साइट्स थी जो भारत की तरफ से जोड़ी गई थी जब भारत ने कन्वेंशन में एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री टू बी इन द वेटलैंड कंजर्वेशन उसमें पार्ट लिया था। और दूसरी जो साइट है वो है लोकटक लेक मणिपुर, विच वॉज एडेड इन दिस रामसर कन्वेंशन साइट्स इन 1993। चिल्का लेक उड़ीसा वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट इन 1993 बट वॉज रिमूव्ड इन 2002। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिटेल है, एक इंपॉर्टेंट मेंशन करने वाला पॉइंट है कि चिल्का लेक हालांकि ओल्डेस्ट साइट है टू बी एडेड इन दिस लिस्ट बट इट वॉज रिमूव्ड, यानी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में ये था, यानी ये किसी न किसी इकोलॉजिकल कैरेक्टर की वजह से, बैलेंस ना होने की वजह से इसका कंजर्वेशन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा था, तो इट वॉजंट वर्किंग एज पर दे थॉट। बट बेसिकली उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखने के बाद, उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और ध्यान देने के बाद, उसमें ऐसे फैक्टर्स को हटाने के बाद जो कहीं ना कहीं इसके नेचुरल स्टेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको हटा दिया गया था इन 2002 फ्रॉम द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड एंड नाउ इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड एज सच प्रिजर्व्ड कंजर्व्ड वेटलैंड एरिया और रामसर साइट ऑफ इंडिया। इस तरीके से हमने देखा, एक डिटेल्ड तरीके से हमने बात करी रामसर साइट्स की, भारत की कितनी इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं, रामसर साइट्स का अपना क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री रही है, कहाँ से ये रामसर शब्द जुड़कर आया, पूरे विश्व भर में इसका एक नाम प्रचार प्रसार हो चुका है, सारे वेटलैंड्स क्या होते हैं, उनको क्यों रामसर साइट्स में जोड़ा जाता है, कौन रामसर साइट्स का जजमेंट करता है कि वो एक रामसर साइट है कि नहीं, इंपॉर्टेंट बॉडीज कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या किस किस लेवल पे वो वर्क करते हैं और सेक्रेटेरिएट कहाँ पे। इस तरह से हर माइन्यूट सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिला होगा अगर आपने हमारा साथ दिया अब तक की वीडियो में। तो फिलहाल विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, हर माइन्यूट क्वेश्चन के लिए जो रामसर साइट कन्वेंशन से जुड़ा है, वेटलैंड से जुड़ा है, उसमें ये मददगार साबित हो। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी, कीप बूस्टिंग योर प्रिपरेशन विद डेली जीएस वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेली जीएस डोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।